हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है मेरे छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी बेहतरीन तैयारी के लिए पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं, और वही पुराने प्रश्न पत्र जो एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो वापस से रिपीट होते हैं। इससे आपकी तैयारी मजबूत होती है। दूसरा, आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है। दूसरा, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, इससे आपकी तैयारी करने में और स्मार्ट स्टडी करने में आपको हेल्प मिलती है। तो आज का पेपर जो कि JN का पेपर है, ठीक है, 2022 में हुआ था, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं, मई 2022 में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आपके सामने आ गया, बिल्कुल ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? बैराठ, दयाराम साहनी, आहड़, SP जैन, कालीबंगा, एगोस और भागौर VN मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आहड़ का उत्खनन जो है, आहड़ का उत्खनन SP जैन ने नहीं किया था, ठीक है, SP जैन ने नहीं किया था। तो आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है किसने किया था? सर्वप्रथम किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब किया था? 1953 में किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद जो किया था, इसके बाद जो किया था RC अग्रवाल ने किया था 1956 में। कब किया था भाई RC अग्रवाल ने? 1956 में। इसके बाद जो किया था वो किया था HD सौकलिया ने 1961 में। सर्वाधिक उत्खनन जो करवाया था HD सौकलिया के द्वारा ही करवाया गया था, है, ठीक है। ये तीन उत्खनन कर्ताओं द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में अपन और कुछ पढ़ लेते हैं। वैसे फाइनली पता है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। डिलीट का कारण क्या था वो पता नहीं, बाकी क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि आहड़ सभ्यता का संबंध SP जैन से भी बताया जाता है, ठीक है। मैंने किताबों में देखा था लेकिन मुझे मिला नहीं है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो आहड़ सभ्यता के बारे में अपन पूरा जान लेते हैं कि आहड़ सभ्यता क्या है। तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में बनता है। ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आघाटपुर और आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा, स्थानीय नाम क्या है? आहड़ सभ्यता का जो स्थानीय नाम है वो क्या है? तो स्थानीय नाम जो है वो धुलकोट है, ये भी आपको याद रखना, धुलकोट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, धुलकोट स्थानीय नाम है, ठीक है। और आहड़ सभ्यता जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता की जो कि प्रमुख जो केंद्र था वो उद्योग यानी तांबा उद्योग, तांबा गलाने की भट्टियां से प्राप्त हुई थी, तांबा उद्योग था यहाँ पर, ठीक है। प्राचीन काल में क्या था भाई? तांबा उद्योग प्रमुख केंद्र था इसका, आहड़, ठीक है। और यह तांबा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई, बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई, ठीक है। इसके अलावा तांबे के कुल्हाड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, तांबे की खदानें भी आहड़ सभ्यता के आसपास मिली है, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बताता हूँ आपको। आहड़ से 6 मुद्राएं मिली हुई। कितनी मुद्राएं मिली? 6 मुद्राएं आपको मिली है, ठीक है। कौन सी? तांबे की मुद्राएं थी जिसमें 3 मोहरें थी भी, 3 मोहरें लगी हुई थी, 3 मुद्राओं पे मोहरें लगी हुई थी। और एक मुद्रा जो थी ना, इसके एक तरफ तो त्रिशूल बना हुआ था, एक तरफ तो त्रिशूल बना हुआ था और एक तरफ अपोलो का चित्र था भाई। किसका? अपोलो का। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। एक तरफ त्रिशूल और एक तरफ अपोलो, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ से बाट भी मिले, भी माप तोल के जो बाट होते हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये तथ्य भी आपको याद रखना। दूसरा, यहाँ पर जो अनाज रखने की जो कोटियाँ होती थी ना उसे गोरे व कोठे कहा जाता था। गोरे, देखो एग्जाम में बना हुआ सवाल है, गोरे और वे कोठे, ये बखोटे नहीं है, ये आपको जो बताते हैं वो गलत होते हैं, गोरे वे कोठे होता है, ठीक है। कोई कहते बंखोटे होते हैं, बंखोटे नहीं होते, गोरे वे कोठे होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो मकान है वो पक्की ईंटों के से निर्माण हुए थे, ठीक है। और यहाँ के लोग जो मृत लोगों को जो दफनाते थे ना वो आभूषण के साथ दफनाते थे, ये तथ्य भी आपको याद रखना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो संस्कृति है ना, ये संस्कृति जो है इससे मतलब इसका जो मुख्य कारण है वो कि वाणिज्य और व्यापार के बारे में यहाँ से पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, तांबे का व्यापार करते थे, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा आहड़ सभ्यता में जो मर्द होते थे उल्टी तिपाई विधि से पकाए जाते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उल्टी तिपाई विधि से पकाए जाते थे, ये भी आप तथ्य याद रख सकते हो।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, आहट सभ्यता के बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इस सवाल को अपन हल करने की कोशिश करते हैं, क्या है क्या नहीं है। राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत है, ये आपको बताना भाई। राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत कितना, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या रहने वाला आपका जो है। पहले मैं बात कर लूँ, वनों की बात कर लूँ राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 56.43। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका तो राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सुरक्षित वन है, ये प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन, की अवर्गीकृत वन, ठीक है। कितने अवर्गीकृत वन। सुरक्षित वन राजस्थान में कितने, तो 37.5, जैसा कि नीचे लिखा हुआ, बिल्कुल राइट है, ठीक है। और सुरक्षित वन मैंने आपको बताई थी 56.43। अब बच गए अवर्गीकृत वन कितने, तो 6.46, ठीक है। और लगभग लिखोगे तो आप 6.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों 6.5% लिख दो या 6.46 यानी 6.46, दोनों ही सही है, ठीक है। एग्जामिनर दोनों दे सकता है आपको, तो दोनों याद रखने। अब मैं राजस्थान में अभिलेखित वनों की बात कर लेता हूँ। राजस्थान के जो अभिलेखित वन है ना, कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो राजस्थान के अंदर जो कुल अभिलेखित वन है वो 32,863 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, सीधा सीधा एग्जाम में छपाता है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो 32,863 वर्ग किलोमीटर आप राजस्थान में अभिलेखित वन है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बता दूं, आरक्षित वन का जो प्रतिशत मैंने आपको बताया था 37.5, लेकिन कितने किलोमीटर में फैला हुआ, तो 12,176 किलोमीटर में फैला हुआ। और आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बिल्कुल उदयपुर में। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर के अंदर, ये भी आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा आरक्षित वन उदयपुर में आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात कर ले, सुरक्षित वन कितने किलोमीटर में फैले, तो 18,543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और प्रतिशत कितना, प्रतिशत मैंने अभी बताया था आपको 56.43, ऑप्शन नंबर बी, ये सुरक्षित वन हो गए। और सुरक्षित वन राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो 12 में पाए जाते हैं, ये भी तथ्य आपको याद रखना। सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, 12 में पाए जाते हैं। सीधा सवाल बना था कि राजस्थान में सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर था 12। अगले अवर्गीकृत वन की बात कर लेते हैं। अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है, ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये जो फैला हुआ है अपने कितने एरिया में फैला हुआ है, बिल्कुल ये 2144 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते थे, तो ये बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में। ये तथ्य भी आपको याद रखना, जो एग्ज़ाम में छपने वाले सवाल है सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इससे बाहर आपका नहीं रहने वाला। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो है सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत के मामले में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन, आपको यूपीएससी याद रखना। क्या याद रखना, यूपीएससी। अब सर आप कहोगे यूपीएससी क्यों याद रखें, कि प्रतिशत अगर आपको याद रखना, राज्य के जो 4 बड़े बड़े राज्य प्रतिशतों के मामले में सर्वाधिक वन जो कि प्रतिशत के मामले में पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको यूपीएससी याद रखना। यू से आपका उदयपुर, पी से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, एस से आपका सिरोही हो जाएगा, सी से आपका करौली होगा, सी से आपका क्या होगा, करौली। तो ये सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले बता दिए 4 मैंने आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जो वन पाए जाते हैं 4 बड़े जिले कौन से हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, UAPB। UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ और बारां हो गया आपका, ठीक है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी जो है अरावली में स्थित नहीं है, आपको बताना है। बोराट का पट्टार, ये तो अरावली में पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अरावली के अंदर ही है बोराट का पट्टार, ठीक है। लसड़िया का पट्टार, ये भी अरावली में। गिरवा की पहाड़ियाँ, ये भी अरावली में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अरावली में नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तो मुकुंदरा की आपकी जो पहाड़ियाँ पड़ती है वो हाड़ौती के पठार में पड़ती है।
और हाड़ौती का जो पठार है वो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, ठीक है, अरावली का हिस्सा नहीं है हाड़ौती का पठार वाला, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ भौराट के पठार की बात कर लूँ तो भौराट का जो पठार है ना, ये राजसमंद के कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर के गोगुंदा तक फैला हुआ है। उदयपुर के गोगुंदा तक फैला हुआ है, यानी राजसमंद और उदयपुर के मध्य फैला हुआ, ठीक है। ये भौराट का पठार है। ये जल विभाजक का कार्य भी करता है, ये भी आपको याद है। इसके पूर्व में जो नदियाँ निकलती है सारी वो कहाँ बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और इसके पश्चिम में जो नदियाँ निकलती है वो अरब सागर में अपना जल ले जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ लसाड़िया का पठार जो कि उदयपुर में पड़ता है। ये राजस्थान का सबसे कटाफटा पठार है। कैसा पठार है? राजस्थान का सबसे कटाफटा पठार है। गिरवा की पहाड़ी की बात कर लो तो उदयपुर शहर के जो कि तस्तरीनुमा जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम में आने लायक है बिल्कुल। गिरवा और भाकर तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, भाकर की जो कटी फटी पहाड़ियाँ वो सिरोही के अंदर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सम्मिलित नहीं है? फूल सागर आपका बिल्कुल बूंदी में पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पांडुपुल आपका अलवर में पड़ता है। चंद्र महल आपका जयपुर में पड़ता है। लेकिन किराड़ू मंदिर जो है ना, ये किराड़ू मंदिर ये झालावाड़ में नहीं है। किराड़ू मंदिर कहाँ पड़ते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर के हातमा गांव में पड़ते हुए। कहाँ पड़ते हैं? बाड़मेर के हातमा गांव में, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। बाड़मेर के हातमा गांव में पड़ते हैं। और यह 5 मंदिरों का समूह है जिसे राजस्थान का किराड़ू भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के किराड़ू के नाम से जाना जाता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था। सबसे बड़ा मंदिर जो कि शिव जी का बना हुआ, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सम्मिलित नहीं है? ये आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सी जो है सम्मिलित नहीं है, ये तथ्य आपको बताना है। तो देख लेते अपन पहला से अच्छे से, ठीक है, कौन सी सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था? सबसे पहले नरेंद्र मंडल 1921, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सम्मिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ 1919, ये भी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी ना 1918 में हो गई थी, ठीक है, 1923 में नहीं 1918 में ही हो गई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 आपका बिल्कुल सही है। तो अपन देख लेते कुछ। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी? आपको याद रखना, चांदमल सुराणा ने करी थी। किसने करी भाई? चांदमल सुराणा ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी ना वो कब हुई? मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। किसने करी थी? जयनारायण व्यास ने करी थी भाई। किसने करी थी? जयनारायण व्यास ने करी थी। इसके अलावा देखो मारवाड़ की बात आगे तो थोड़ी सी बात अपन मारवाड़ प्रजामंडल की कर ही लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। गाइस कब हुई थी? 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मारवाड़ के अंदर जो मापतोल आंदोलन हुआ था वो भी 1920 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1920-21 में, ठीक है। और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का तो 1927 में हो गया था, लेकिन मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन जो हुआ था 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। किसने करा था? जयनारायण व्यास ने करा था। ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है। और मारवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1931 में हुआ था, पुष्कर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने करी थी। आरपीएससी ने सीधा सवाल पूछा था कि मारवाड़ प्रजा परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था, अध्यक्षता किसने करी थी? चांदकरण शारदा ने करी थी। इसके अधिवेशन में एक तो कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था, एक काका कालकर ने भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना। मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना किसने करी? जयनारायण व्यास ने करी थी 10 मई 1931। 10 मई 1931 को हुई थी, ठीक है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। और मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी भंवरलाल सराफ ने करी थी। अध्यक्ष भी भंवरलाल सराफ ही थे। और कर्षणा दिवस का जो संबंध है वो भी कहाँ से है अभी? कर्षणा दिवस का जो संबंध है वो भी बिल्कुल मारवाड़ प्रजामंडल से है। इसके अलावा अगली बात कर लूँ मैं तो अपन बात कर लेते कौन सी? अपन अगली बात कर लेते हैं। अगली बात में अपन जयनारायण व्यास की बात कर लेते हैं। एक कांड बता देता हूँ मैं जो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित, डाबड़ा कांड, ठीक है, डाबड़ा कांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा। कब हुआ था? 19 मार्च 1947 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना, ठीक है।
इसमें क्या था भाई, मोतीलाल नामक किसान के घर में प्रजामंडल के जो सदस्य की सभा हो रही थी ना, उसमें डीडवाना में लाठीचार्ज कर दिया था। यहाँ से मोतीलाल सहित कई किसान शहीद हो गए थे, ठीक है। और प्रजामंडल के बड़े नेता था मथुरा दास माथुर, वो भी घायल हो गए थे। मथुरा दास माथुर का जो संबंध है वो डाबडा कांड से था। ये सवाल भी पूछा हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा मैं अगली बात कर लेता हूँ। तो जैनानंद व्यास की किताबें मैं बार बार बताता हूँ आपको। जैनानंद व्यास की एक तो मारवाड़ की अवस्था की पोपाबाई की पोल, और इनके अलावा इनके 3 समाचार पत्र थे, अखंड भारत, पीप, आगीबान। अखंड भारत, पीप, आगीबान। अखंड भारत का जो प्रकाशन होता था बॉम्बे से होता था, हिंदी का समाचार पत्र था। पीप का प्रकाशन दिल्ली से होता था, अंग्रेजी समाचार पत्र था। आगे बढ़ने की राजस्थानी समाचार पत्र था, इसका जो प्रकाशन होता था ब्यावर से होता था 1932 के अंदर। ये तथ्य भी आपको याद रखना। और राजस्थानी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था ना वो आगे बाण ही था। ये तथ्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बिल्कुल। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 फे में क्या वर्णित है? नगर पालिका का गठन, नगर पालिका की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व, नगर पालिका में सीटों का आरक्षण, नगर पालिका सदस्यों के लिए निरर्थाई। तो 6 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनकी निरर्थाओं का वर्णन जो कि 243 फे में आपको मिलता है। इसके अलावा इंग्लिश में देखो 243 फे को क्या कहते हैं ये भी याद रखना। 243 वी क्या कहते हैं भाई, 243 वी, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन इसमें लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन नंबर 7, बहुत शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो वेल्लोर है वो बेसरोडगढ़ को कहा जाता है। अब बेसरोडगढ़ से 3-4 तथ्य आपको याद रखना। सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो करवाया था बेशा शाह और रोड़ा शाह, 2 व्यापारी ने करवाया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था, बेसरोडगढ़ दुर्ग। अब बेसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे बना हुआ है? तो ये भी आपको याद, चंबल और बामनी नदी के किनारे बना हुआ। कहाँ बना हुआ है? चंबल और बामनी नदी के किनारे बना हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में एक कथन कहा था कि राजस्थान में अगर कोई मेरे को संपत्ति मिले तो मैं कौन से दुर्ग को लेना चाहूँगा? तो मैं बसरोडगढ़ दुर्ग की संपत्ति को लेना चाहूँगा। ये वीडियो के एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये 3-4 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और इम्पोर्टेंट आप याद रख सकते हो, एक तो राजस्थान में घाघरोन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, दूसरा बेसरोडगढ़ भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि ये बिल्कुल 2 नदियों के किनारे बना हुआ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने बना हुआ है। क्या क्वेश्चन है बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी ये आपको बताना। तो कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी ये आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2,69,028.16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा 8 पर स्थित नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, देखो पहले पूरी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो ये NH8 है, कौन सा शहर इस पर आता है? पहले इसकी कुल लंबाई जो है राजस्थान में 677 किलोमीटर, ये आपको याद रखना कितना, 677 किलोमीटर लंबा, ठीक है। सबसे पहले जो एंट्री करता है ये अलवर से आता है। अलवर के बाद ये जयपुर के बाद मैं बात कर लूँ तो अजमेर के बाद मैं बात कर लूँ राजसमंद के बाद मैं बात कर लूँ उदयपुर के मैं बात कर लूँ तो डूंगरपुर से ही गुजरात के अंदर एंट्री मार जाता है, गुजरात के अहमदाबाद तक जाता है, ठीक है। और ये अरावली के समानांतर चलता है, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। जयपुर से अजमेर जिले के बीच NH8 को 6 लेन बनाया गया जो कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम हाईवे भी यही है, ठीक है। और कुल कितनी लंबाई 677 किलोमीटर है। और कितने जिलों से होकर गुजरता तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से जिले, तो मैंने आपको बता दिया अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर से होता हुआ जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं आता आपको बताना, तो ठीक है। कौन सा नहीं आता तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल पाली जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने
वैसे ये 18वां जो क्वेश्चन था ना, इसको बाद में डिलीट कर दिया गया था कि हल्का सा ये पाली के टच होता हुआ निकलता है, तो पाली भी इसमें शामिल है, अजमेर भी शामिल है, जयपुर भी शामिल है, ब्यावर भी शामिल है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, आपको बस इसमें कौन से जिलों से गुजरता है वो जिले जरूर याद रखना, इसकी कुल लंबाई कितनी ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो 19 का आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी और बनास, यानी बामनी और ब्राह्मणी को बामनी के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणी और बनास नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बांधों की बात आई तो बांधों के बारे में मैं आपको हर बार बताता हूँ, बार बार बताने से क्या होता है आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बांधों की बात कर लूँ तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर। कौन सा बांध हो जाएगा? माही बजाज सागर। कुल कितनी लंबाई है? 3109 मीटर लंबा, ये भी आपको याद रखना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध है। भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। कितना ऊंचा है? तो 81 मीटर ऊंचा बांध है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान में सर्वप्रथम कंक्रीट से निर्मित बांध कौन सा है? तो बिशलपुर बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम बांध कौन सा है? तो बिशलपुर बांध राजस्थान का सबसे प्राचीनतम बांध है। और राजस्थान में मिट्टी का बांध कौन सा है? तो राजस्थान में मिट्टी का जो बांध है वो पाचड़ा बांध है, जो कि करौली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भी करौली में पड़ता है। तो ये बांध संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल एग्ज़ाम में बनते ही है। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको एक दो क्वेश्चन हूबहू जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आपको मिलने ही है। सिरोही जिले की तीर ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय नाम है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि भाकर और गिरवा हर बार एग्जाम में बनता है और बहुत आसान है, इतना टफ भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आप सभी को पता है भाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गिरवा जो कि उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, गिरवा का पड़ती है उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, गिरवा की पहाड़ी बोरट का पठार, जब जस्ट मैंने बताया उदयपुर के गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ है ये बोराट का पठार अपना। थली की मैं बात कर लूँ तो शेखावटी के चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर और थोड़ा सा पाली इसके अंदर आता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो 21 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसने विश्व विजेता की उपाधि धारण करी थी, दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना। और दो युद्ध लड़े थे, एक तो 1191 में लड़ा था तराइन का प्रथम युद्ध, एक 1192 में लड़ा था तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी और 1192 में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं में के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ था? ठीक है, तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई? 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं अपन। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो अल्बर्ट म्यूजियम की जो स्थापना है किस शासक ने की थी? सवाई राम सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह सेकंड और सवाई जय सिंह फर्स्ट और सवाई जय सिंह सेकंड। बहुत शानदार सवाल है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या डाला, तो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड कर दिया और कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो सवाई राम सिंह द्वितीय सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सवाई राम सिंह सेकंड का जो कार्यकाल था ना 1835 से 1880, 1835 से 1880 के मध्य था। और इनसे संबंधित एक बात है, मेजर मेजर जॉन लुल्लो जो कि अंग्रेज था ना, इनके कार्यकाल के अंदर जो प्रशासन संभाला था वो मेजर लुल्लो ने संभाला था, क्योंकि ये नाबालिग थे, छोटे थे। और 1843 से जो प्रशासन, जयपुर का प्रशासन जो हाथ में था वो मेजर जॉन लुल्लो के हाथ में था। ठीक है, और महाराजा राम सिंह सेकंड ने जो ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि भी दी थी वो भी आपको याद रखना, सितार हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी भाई? सितार हिंद की, क्योंकि 1857 में
सवाई राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता करी थी, इसलिए इनको अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी, सितारे हिंद की उपाधि इन्हें दी थी। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं इनके बारे में अपन। तो इनके कार्यकाल के दौरान 1870 में गवर्नर जनरल वोइसरॉय लॉर्ड मेयो ने जयपुर और अजमेर की यात्रा करी थी, ठीक है। और दिसंबर 1975 की बात कर लूँ तो गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक आए थे यहाँ पर, ठीक है। और फरवरी 1876 की बात कर लूँ तो प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जयपुर की यात्रा करी थी। उसी समय अल्बर्ट म्यूजियम बनाया गया था, ठीक है। इनकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग बनाया गया था। अल्बर्ट हॉल की विशेषता की मैं बात कर लूँ तो ईसाई इस और मुस्लिम और हिंदू स्थापत्य शैलियों का मतलब तीनों शैलियों का मिश्रण है इसमें, ठीक है। तीनों शैलियों का मिश्रण और संबंध भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगले में बात कर लूँ तो रामगढ़ बांध का निर्माण भी सवाई राम सिंह ने करवाया था, ठीक है। ताला नदी को रोककर, ठीक है। कौन सी नदी को रोककर? ताला नदी को रोककर बनवाया था, ये भी आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1844 में एक तो महारानी कॉलेज और एक संस्कृत कॉलेज और एक महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण भी सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने जो कि आपको बता दिया। और जयपुर में गुलाबी रंग किसने करवाया था? प्रिंस, वो आए थे ना, कौन आए थे? मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया था, प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। तो 1876 में पूरे जयपुर में गुलाबी रंग जो करवाया था वो भी किन्ने करवाया था? सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था। तो सवाई राम सिंह सेकंड के जो भी तथ्य, जो भी प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं उनकी सबकी अपने चर्चा कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन जो कि कोपेन का है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। BWSW गंगानगर, BSSW जयपुर, CWG अलवर, AW कोटा। तो 24 का जो देखो कोपेन की जलवायु बताया इसने, किसने? कोपेन की जलवायु के बारे में बताया। तो मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है इसका मामला। पूरा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण अपन देख लेते हैं। पहले 24 का जो सही आंसर है देखो, BSSW जयपुर में नहीं आता। क्यों नहीं आता इसका कारण मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण जो किया था कोपेन ने, आधार किसको लिया था? वनस्पति को लिया था। ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, किसको आधार लिया था? वनस्पति को लिया था। अब राजस्थान का मैप अब बना लेते एक पतंग की तरह, ये बना दिया मैंने, एक पतंग हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया ना ये, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया, ठीक है। और फिर ये अपना दक्षिणी राजस्थान हो गया, हल्का सा दक्षिणी राजस्थान, ये अपना सिरोही हो गया, ये कोटा झालावाड़ हो गया, कोटा झालावाड़। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारा BWSW में आ जाता है, ठीक है। BWHW में, ठीक है, शुष्क रेतीला मैदान, जिसमें जैसलमेर आ जाएगा आपका, ठीक है, बीकानेर आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, थोड़ा सा आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आपका जोधपुर भी इसमें शामिल हो जाएगा, हल्का सा थोड़ा सा बाड़मेर इसमें शामिल है, और थोड़ा सा हनुमानगढ़। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो BSHW, बाकी जितने भी मरुस्थल जिले बच गए जैसे नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली, जालोर, ये सारे जो जिले हैं वो किस में आ जाएंगे? BSHW। कौन सी जलवायु? BSHW जलवायु में आ जाता है, ठीक है। जहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, या जो BWSW में जो वनस्पति पाई जाती है मरुदबद्ध वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा फिर मैं बात कर लेता तो पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के अंदर जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार वो CWG है, ठीक है, पूर्वी मैदान के जिले में। इसके अलावा AW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, एक तो अपना कोटा झालावाड़ हो गया, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया अपना, और एक सिरोही का माउंट आबू हो गया। तो यहाँ AW प्रकार की और सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। और चौड़ी पत्ते वाले जो वन मैंने आपको बता दी CWG में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण था जो कि मैंने आपको मैप से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से याद रहेगा, एग्जाम में बार बार कोपेन से सवाल बनता है। तो कोपेन बहुत आसान है, एक बार अगर मानचित्र से आपने देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो देखो शेरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ और रामगढ़ विषधारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है और बन चुका है, ठीक है। और कुंभलगढ़ की बात कर लो तो ये राजसमंद में पड़ता है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कपास होती है गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, वह नहर वाला पानी है, वह नलकूप भी नहीं है, ठीक है, वह कुएँ भी नहीं है, वह तालाब भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी मिलता है वो नहरों से, किससे मिलता है? नहरों से मिलता है। और इसके जलवायु और मृदा की मैं बात कर लेता हूँ। जलवायु और मृदा की मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें पकते समय 30 डिग्री सेल्सियस, मृदा की मैं बात कर लेता हूँ तो इसके लिए पकते समय 30 डिग्री और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। 90 दिन का पाला रहित होना चाहिए। कपास में रेगुर काली मृदा उपयुक्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके प्रमुख
अगर वो किस्मों की बात कर लूँ तो एक तो होगी अपनी नरमा होगी, ठीक है, एक अमेरिकन कपास होगी, एक वीरनार होगी और एक वरा लक्ष्मी होगी। तो ये आपको किस्में याद रखनी है। वापस से बता रहा हूँ मैं, एक तो नरमा होगी, एक अमेरिकन कपास होगी आपकी, एक वीरनार होगी, एक वरा लक्ष्मी होगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। तो दादू पंथ के अंदर जो सत्संग स्थल कहलाता है वो मुक्तिधाम, अलग दरीबा, चोपड़ा और रामद्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलग दरीबा कहलाता, क्या कहलाता? अलग दरीबा कहलाता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिकनी कोतली। चिकनी कोतली जो रस्म है क्या है? तो ये शादी की एक रस्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी कोतली होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जब सास होती है ना, दुल्हन को शादी से पहले कुछ कपड़े, कुछ चूड़ियाँ, ठीक है, और साड़ी वगैरह भेजती है ना, उसे चिकनी कोतली के नाम से जाना जाता है। चिकनी कोतली का जो संबंध है वो विवाह की एक रस्म है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? हु गोरी किण पिवरी उपन्यास के रचयिता है। तो उपन्यास के जो रचयिता कौन है ये आपको बताना, ठीक है। उपन्यास के जो रचयिता है वो कौन आपको बताना है। तो विजयदान देता, यादवेंद्र चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, और रांगे राघव, और श्रीलाल नथमल। कौन है भाई? श्रीलाल नथमल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ तो यादवेंद्र चंद्र शर्मा का जो संबंध है राजस्थान के कौन से ज़िले से? तो जयपुर ज़िले से, ठीक है। इनके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन सी रचनाएं इसके अलावा? एक तो तेरा मेरा उसका सच, ये भी रचनाएं इनके उपन्यास इनका ही। एक सन्यासी और सुंदरी, हजार घोड़ों पर सवार, मेरी प्रेम कहानियाँ, वो एक और मुख्यमंत्री, ये जो रचनाएं ये भी यादवेंद्र शर्मा के। वापस से नोट करना अपने नोट्स में ज़रूर। तेरा मेरा उसका सच, सन्यासी और सुंदरी, हजार घोड़ों पर सवार, मेरी प्रेम कहानियाँ, एक और मुख्यमंत्री, ये भी जो, और चकवे की बात और विडंबना, गुलाबड़ी और रानी सती, लाज राखो रानी सती, ये तथ्य भी इनका ही है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व से पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल पूर्व से पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता। आपको याद रखना कहाँ से गुजर होकर नहीं गुजरता? झालावाड़ से। सिरोही से भी गुजरता, कोटा पे भी गुजरता, भीलवाड़ा से भी गुजरता, झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। सुमेल का युद्ध का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1544 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1544 में लड़ा गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 32। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32। 32 इसको डिलीट कर देगा, तो इस क्वेश्चन की अपन चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं 33। ढूंढलोत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढूंढलोत जो प्रसिद्ध है वो हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन अपना 34 है। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। तो चंदेरिया सीसा जस्ता कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। सीसा जस्ता जिनको जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक सीसा जस्ता एक तो आपने कहा रामपुरा, आगूचा, भीलवाड़ा में होता है। दूसरा जावर की खान उदयपुर का होता है भाई, जावर की खान उदयपुर और गुलाबपुरा आगूचा है, यहाँ भी सीसा जस्ता आपको मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिरियसन ने किस बोली को भील बोली की संज्ञा दी है? तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वागड़ी को। किसको भी? वागड़ी को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वागड़ी को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन।
सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? तो सुधा प्रबंध का जो रचयिता 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुंभा ने लिखी थी, ठीक है। संगीत मीमांसा और संगीत राज और सुधा प्रबंध और गीत गोविंद पर टीका, ये ग्रंथ जो है महाराणा कुंभा के ग्रंथ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुविधा कहानी पर जिस पर फिल्म भी बनाई गई थी किसने लिखी थी? विजयदान देता ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विजयदान देता ने लिखी थी, जिसे बिज्जी के नाम से जाना जाता। 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बताता हूँ, 2011 के अंदर इन्हें ऑस्कर नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। राजस्थान से पहली हस्ती थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है कि कौन से लेखक को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विजयदान देता। 2.5 दिन का चोपड़ा मूल्य था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संस्कृत कॉलेज था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर इसे 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो 1.16% राजस्थान का जो सतही जल भारत का जो सतही जल है वो राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा मैं वाटर, ग्राउंड वाटर की मैं बात कर लूँ तो कुल कितना है राजस्थान? 1.72, ये भी आपको याद रखना, 1.72 ग्राउंड वाटर है, ठीक है। और सतही जल कितना? 1.62 है, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। ग्राउंड वाटर तो हो गया आपका कितना? 1.72, और सरफेस वाटर जो हो जाएगा आपका 1.62 हो जाएगा। तो आज की क्लास को बस यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।